हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को गुरुत्वाकर्षण के क्लास 2 के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। और ये चैप्टर जो है आपके एसएससी रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर उठाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। देखिए, हम आप लोग को पिछले क्लास में जो क्लास 1 में जो पढ़ाए थे, थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ाए थे। देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि फोर्स जो होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका जो है न्यूटन के फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला लगाना है कब? जब मेरा दो वस्तु जो है, मान के चलिए एक वस्तु मेरा M1 हो और एक वस्तु क्या हो, M2 हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो, R। तो इनके इन दो पिंड के बीच कौन सा आकर्षण बल लग रहा है, कितना आकर्षण बल लग रहा है, इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ब्रह्मांड में जो कैपिटल G होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, या इसको स्थिरांक भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और ब्रह्मांड में G का मान फिक्स होता है, कितना? 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस तरह से G का SI मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और जब हमारा जो है आपको SI मात्रक मालूम चल गया तो हम बीमा भी निकाल सकते हैं। तो इसका बीमा का क्या हो गया फॉर्मूला? m-1 L क्यूब और t-2। बोले यहाँ तक हम आपको क्लास 1 में पढ़ाए थे। अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अब आपको कैपिटल G और स्मॉल g के बीच जो है संबंध पता करना है कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो, यानी कोई भी प्लेनेट का हम मास को क्या मान रहे हैं, m, तथा त्रिज्या कितना होना चाहिए, r, तो गुरुत्व त्वरण हम निकाल सकते हैं। तो गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला हो गया G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m बाई कितना, आर स्क्वायर। अब इस फिगर से समझिए, देखिए ये आपका एक प्लेनेट हो गया, कोई ग्रह हो गया। तो ग्रह का हम मास को क्या मान लिए, m मान लिए, और इसका रेडियस को क्या मान लिए, r मान लिए हैं, ठीक है। तो देखिए कोई पिंड से इसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा? तो देखिए गुरुत्व त्वरण यानी G हो गया इसका मान जो फिक्स होता है वैल्यू, और m क्या हो गया इस प्लेनेट का मास, और r क्या हो गया इस ग्रह की त्रिज्या, ठीक है, इस ग्रह की त्रिज्या। यानी कि हम किसी भी ग्रह का गुरुत्व त्वरण निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। क्लियर हो गया? यानी आप बुध ग्रह, मंगल ग्रह, सब का आप जो है अपना अपना गुरुत्व त्वरण का मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? G इज इक्वल टू G इंटू M बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है किसी पृथ्वी के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ब्रह्मांड में हर किसी ग्रह के लिए ये जो फॉर्मूला है मान्य है, ठीक है। अगर आपको बुध का भी गुरुत्व त्वरण निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से निकालना होगा। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्व त्वरण कितना होगा तो भी आपको इसी का फॉर्मूला निकालना होगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपको बृहस्पति ग्रह का गुरुत्व त्वरण क्या है, उसका छोटा g का मान क्या होगा, तो आपको पूरे बृहस्पति ग्रह का मास मालूम करना होगा, और बृहस्पति ग्रह का रेडियस कितना है वो भी मालूम करना होगा। तो मास और रेडियस मालूम हो जाए तो हम बृहस्पति ग्रह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। बोले यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है कि गुरुत्व त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करती। यानी कि अगर किसी वस्तु को आप फेंक रहे हैं तो वहाँ पर G का मान जो है उसके मास पर निर्भर नहीं करेगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आपके देखिए बोर्ड पर, देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए, यानी कि उसका मास जो है स्थिर है, ग्रह की त्रिज्या में कितना % की वृद्धि कर दी जाए, यानी उसका रेडियस में 2% का इंक्रीजमेंट कर दे, तो गुरुत्व त्वरण के मान में कितने % का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए G के मान में कितना % का बदलाव होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है R का पावर, यानी कि रेडियस का पावर
इंटू आर यानी कि रेडियस में प्रतिशत बदलाव। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं अभी तुरंत कि g इज इक्वल टू होता है जी एम बाई क्या होता है आर स्क्वायर। तो जरा बताइए g बराबर जी एम आर माइनस 2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि r का पावर नीचे ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए कि इस r का पावर क्या आया, -2 आया, तो हम r का पावर लिखेंगे -2। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद r में प्रतिशत बदलाव कितना हुआ है 2%। तो बताइए आपका आंसर क्या हो गया -4। इसका मतलब है कि g के मान में 4% की क्या हो जाएगी कमी। याद रखिएगा अगर आपका माइनस में आंसर आए तो आपको कमी में बोलना है, और अगर प्लस में आंसर आता तो हम किस में बोलते हैं, वृद्धि में बोलते हैं। बोले क्लियर हो गया। तो आपको आंसर देना होगा 4% की कमी। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से लिखिए। देखिए आप लोग को अभी पढ़ना है जी के मान में परिवर्तन, यानी कि छोटा जी का मतलब अगर हम लोग मान के चलिए अर्थ का बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो वैल्यू होता है, लेकिन पृथ्वी पर हर जगह पर ये छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। कांस्टेंट वैल्यू ये नहीं है। आप पृथ्वी के ध्रुव पर जाइएगा यानी कि पोल पर जाइएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगर आप पृथ्वी के विषुवत रेखा पर रहिएगा तो जी का मान सबसे कम रहेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि बताइए गुरुत्व त्वरण का मान अर्थ पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है। तो याद रखिएगा ये आपका इक्वेटर हुआ और ये आपका क्या हुआ, पोल हुआ। तो याद रखिएगा कि पोल में जी का मान एकदम मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब महत्तम, यानी जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, जीरो नहीं होता है, सबसे कम होता है। तो बदलता रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए जी का मान वेरिएबल है, बदलते रहता है। बोले यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो था आपका ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर बात हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो अभी कंडीशन आप लोगों को पढ़ना है, ये दूसरा कंडीशन पढ़ना है। तो ये केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, यानी हम लोग अभी जो है पृथ्वी के सतह पर खड़े कि नहीं खड़े। अगर हम पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर चले जाएं तो जी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा अर्थ हो गया, और अर्थ में अभी हम जी का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, जी एम बाई कितना। तो ये जो है पृथ्वी के लेयर पर यानी कि सतह पर जी का मान इतना होता है। आप थोड़ा सा आप ऊंचाई पर चले गए यानी कि पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचा उठ गए, ठीक है, एच हाइट पर चले गए तो आप मान के चलिए यहाँ पहुँच गए, ठीक, यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर जो जी होगा अब जी डैश बन जाएगा। जी डैश मतलब जी का मान बदलेगा। अब देखिए जी का मान कैसे बदलेगा, तो जी डैश बराबर हम क्या पढ़ेंगे, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी कि पृथ्वी का जो रेडियस है वो तो लेंगे ही, प्लस हम जितना ऊंचाई चले गए उतना हाइट, दोनों को अब जोड़ कर बोलेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोले यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जब कोई चीज़ बाई में होता है, बाई में होता है, अगर आप हाइट बढ़ाइएगा, अगर आप हाइट बढ़ाइएगा तो जी का मान घटता है, ठीक है। जी का मान क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए, एच नीचे में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यानी आप ऐसे सोचिए कि जी जो है 1/h के बराबर है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल का केस बना। तो रेसिप्रोकल में अगर आपका हाइट बढ़ेगा तो जी घटेगा। ये रिलेशन होता है साइंस में, बात समझे कि नहीं समझे, पढ़े ही होंगे, ठीक है। हाइट बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, तो अगर आप जितना हाइट पर जाते रहेंगे तो जी का मान क्या होगा। इसीलिए हम नोट पे लिखा है कि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण यानी कि जी का मान क्या होता है, यानी आप पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका जी का मान क्या होगा, घटेगा। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। और एक बात याद रखेगा, जी का मान घटने पर वेट भी घटता है, जी का मान घटने पर वेट भी घटता है, ठीक है। तो ये केस आपको समझ में आ गया, रेसिप्रोकल का केस था। अब इधर देखिए,
ये मेरा अर्थ हो गया। और अर्थ, अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है केस नंबर 2 में, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण, यानी कि आप पृथ्वी की सतह से अब गहराई में चले जाएं तब जी के मान में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हम इसको अर्थ मान लिए, अर्थ का रेडियस क्या मान लिए, आर मान लिए, और ये एक एम वस्तु मान लिए कि पृथ्वी के लेयर से डी गहराई पर, डेप्थ, डी को क्या मान लिए, डेप्थ, गहराई को मान लिए। तो ये मान के चलिए ये लेयर था, तो लेयर पर जी का मान क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। लेयर पर जी का मान ये होता है। अब हम डेप्थ पर चले गए तो हम यहाँ पर पहुँच गए, तो डी गहराई पर पहुँच गए, तब मेरा जी डैश का मान होता है जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई क्या, आर। अब डी मेरा ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो जब मेरा डी ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब जी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि अगर आप गहराई बढ़ाइएगा तो आका जी का मान माइनस में है ना, सॉरी ये क्या है आपका माइनस में, 1 माइनस डी बाई आर है, यानी कि 1 से हमेशा घट रहा है, ठीक है। 1 माइनस डी बाई आर का मतलब है कि 1 से ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा कम होगा। इसीलिए आप अगर जी बढ़ाएंगे, जी डैश बढ़ाएंगे तो आपका, सॉरी अगर आप गहराई बढ़ाइएगा तो जी डैश का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्व त्वरण का मान भी क्या होता है, यानी कि दोनों ही केस में आपका जी का मान कम ही होगा। यानी कि आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएं, दोनों ही सिचुएशन में जो जी का मान है वो क्या होता है, घटता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर घट इसलिए रहा क्योंकि 1 माइनस डी बाई आर है, यानी कि डी बाई आर का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए गहराई अगर आप बढ़ाइएगा तो आपका जी का मान भी क्या होगा, घटेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आपको कंडीशन समझाते हैं। देखिए अगर मान के चलिए कि ये आपका रेडियस हुआ, रेडियस का ये सेंटर हुआ कि नहीं हुआ, केंद्र बिंदु, ठीक, केंद्र बिंदु। अगर आप जो है लेयर से एकदम चले गए इसके सेंटर पर, कहाँ चले गए, यानी कि आप गहराई को ले लिए उसके आर के बराबर, बात समझे कि नहीं समझे। यानी कि जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है आप वहां पर चले गए, मान के चलिए, यानी कि आपका जो गहराई है वो रेडियस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तब देखिए रिजल्ट क्या होता है। देखिए अब जी डैश का मान बराबर जी, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है, 1 माइनस आर बटे आर बोलेंगे, बोलिए, क्योंकि गहराई भी तो आप रेडियस के बराबर चले गए, तो ये रेडियस क्या हुआ, कट गया एक बार में, तो एक में से एक घटेगा तो 0, और 0 को जी से गुना करेंगे तो 0, यानी कि बताइए कि जी डैश का मान क्या हो गया, 0। यानी कि अब यहाँ से आपको 3 केस समझ में आया कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर चले जाएं तो वहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो बात समझ में आया। 3 केस समझना है कि अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, अगर आप पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और अगर आप पृथ्वी के सेंटर पे यानी कि केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, और जी का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप जानते हैं कि जो आपका वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू जी होता है, ठीक है। अब बताइए आप सेंटर पर पहुंच गए, वहां पर जी का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप पृथ्वी के केंद्र पर अपना वजन कैसा महसूस करेंगे, 0 महसूस करेंगे। जैसे अंतरिक्ष में महसूस करते हैं ना, वैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र में भी महसूस करेंगे कि वहां पर जी का मान क्या होता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए देखिए अभी हम आपको क्या समझाएं। अभी जो है हम इंपॉर्टेंट केस आपको लिखाएं और एक एक केस आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर पृथ्वी अपना घूर्णन गति बढ़ाते रहे तो जी का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर, यानी कि अगर पृथ्वी जो है अपना एक्सिस पर स्पीड बढ़ाने लगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्लियर हो गया। और अगर अपना घूर्णन स्पीड घुमाते घुमाते 17 गुना कर दे, कितना गुना कर दे,
यानी 17 गुना स्पीड से अगर पृथ्वी घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर जो है विषुवत रेखा पर जितना लोग रह रहा है वो सब जो है उड़ने लगेगा, क्योंकि वहां पर वेट 0 हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि लेकिन ध्रुव के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, जस का तस रहेगा, चाहे पृथ्वी कितना स्पीड से भी घूमना क्यों न लगे, ध्रुव पर जी का मान नहीं बदलता है, वही का वही रहेगा, 9.8 का 9.8 रहेगा। लेकिन विषुवत रेखा पे फर्क पड़ जाएगा, कब, घूर्णन गति के कारण। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है कि ध्रुव का मान जो है विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी में ये जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है और ये आपका क्या हो गया, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो है और नॉर्थ पोल पर जो जी का मान है, तो इसका मान अधिक होगा और इसका मान क्या होगा, यानी कि ध्रुव पर जी का मान ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, यानी कि मिनिमम होता है। क्लियर हो गया। देखिए क्या लिखा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए आप अभी विषुवत रेखा पर हैं और आप ध्रुव की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा जी का मान क्या होगा। तो अगर आप विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी जाएंगे तो भी आपका जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब ठीक इसका उल्टा बोलिए, अगर आप ध्रुव पर खड़े हैं और विषुवत रेखा पर आ रहे हैं तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। अगर आप ध्रुव पर खड़े हैं और विषुवत रेखा पर आ रहे हैं तो जी का मान क्या होगा। यानी कि सिंपल सा आप क्या बात समझे कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा और ध्रुव की से विषुवत रेखा की तरफ आने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव के जी के मान में क्या, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि पृथ्वी चाहे कितना भी स्पीड से क्यों ना घूम रहा हो, चाहे अपना स्पीड कम कर ले, चाहे अपना स्पीड बढ़ा ले, ध्रुव पर जी का मान नहीं बदलेगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा है कि घूर्णन गति कम करने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पृथ्वी जो है अपना सामान्य स्पीड से अगर धीरे धीरे और घूमने लगी, यानी कि कम स्पीड हो जाए, तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि स्पीड बढ़ा तो जी का मान घटा और स्पीड कम हुआ तो जी का मान बढ़ा। यानी कि घूर्णन गति पर भी जी का मान निर्भर करता है। यानी पृथ्वी अपना स्पीड घटा ले तो जी का मान बढ़ेगा और पृथ्वी अपना स्पीड बढ़ा ले तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर, यानी कि पृथ्वी जो है अब घूमना बंद कर दे, एकदम स्थिर हो जाए, वो घूमना क्या कर दे, बंद कर दे, तो देखिए क्या लिखा है कि ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, यानी कि ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर जी का मान दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ध्रुव पर 9.8 है तो विषुवत रेखा पर भी 9.8 हो जाएगा। किस स्थिति में, जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे। हाँ, यानी अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखिए आगे, अब थोड़ा सा आगे समझिए। चलिए फिर लिखिए एक नोट, लिखिए चंद्रमा, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। यानी कि अगर हम ये बोले कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना, 1/6 होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, अंतरिक्ष यान के अंदर
अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जो है जल्दी से इसको लिखिए। देखिए अब आपको क्या समझाने का प्रयास करें, ध्यान सुनिएगा। जो आपका रेलवे ग्रुप डी है, क्वेश्चन एकदम यहीं से उठाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर आप 1 किलो हो जाएंगे, तो 1/6 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 6 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको बता चुके हैं कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का क्या होता है। तो जब गुरुत्व त्वरण भी 1/6 हुआ तो भार भी 1/6 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ? और देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में, यानी आप अंतरिक्ष यान के अंदर बैठे हुए हैं या अंतरिक्ष के बाहर निकल गए, यानी कि निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि निर्वात में आपका भार क्या होगा? शून्य होगा। याद रखिएगा, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, और वैक्यूम में जी क्या होता है? जीरो होता है। तो जब जीरो तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए हम एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना न्यूटन है? 600 न्यूटन है। क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि भार जो है आपका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा? बोलिए यहाँ तो समझ में आया? तो देखिए आपको हम बताए थे कि चंद्रमा पर भार जो है वो पृथ्वी के भार का 1 क्या होता है? 6 होता है। तो पृथ्वी पर भार कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। तो 1/6 कट गया, तो बताइए कि चंद्रमा पर कितना हो जाएगा भार? 100 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा, अगर चंद्रमा पर 100 न्यूटन होता तो पृथ्वी पर कितना होता है? 600 हो जाता, क्योंकि चंद्रमा का बात कर रहे हैं। अगर चंद्रमा पर 100 होगा तो पृथ्वी पर उसका 6 गुना होगा। समझे कि नहीं समझे? यानी आप ऐसे समझिए। देखिए आपको एक बात आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण। ठीक है, देखिए भार दो तरह का होता है। एक ठो भार केजी में दिखाता है, तो इसको हम भार नहीं बोलते हैं। केजी में दिखाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगर भार बोल दे यानी कि वेट, तब वहाँ पर गुरुत्व त्वरण जुटकर आता है, यानी कि गुना हो करके उसको हम लोग भार बोलते हैं। तो भार को बोलते हैं वेट, और वेट बराबर क्या हो गया? m इंटू जी। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, आप जो कहते हैं ना, आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं कि हम 50 किलो के हो गए। क्या बोलते हैं? 50 किलो। तो आप 50 किलो का भार नहीं बोल रहे हैं, 50 किलो का आप द्रव्यमान बोल रहे हैं। कि द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि आप जो है अपना भार नहीं बता रहे हैं, आप अपना मास बता रहे हैं कि मेरा मास है 50 केजी। लेकिन अगर हम आपको ये बोल दे कि आपका भार कितना होगा, तब आपको देखिए भार निकालने का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी का मान अगर आप 10 रख लें, जी का मान कितना रख लें, तो मास हो गया आपका 50 और जी का मान 10 रख लिए। इसका मतलब आपका पृथ्वी पर भार कितना? 500 न्यूटन। यानी कि भार का यूनिट होता है न्यूटन और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? केजी। यानी अगर आपका हम द्रव्यमान पूछेंगे तो आप केजी में बताइएगा, और अगर हम आपसे भार पूछे तो आप किस में बताइएगा? न्यूटन में। क्योंकि मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई होकर
कहलाता है भार। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो मोटा मोटी सिंपल आप बात यही समझिए कि अगर आप यहाँ पर 6 किलो के हैं पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर हो जाएंगे 1 किलो। अगर आप यहाँ पर 60 न्यूटन का आपका 60 न्यूटन का अगर यहाँ पर भार है, तो वहाँ पर कितना हो जाएंगे? 10 न्यूटन। अगर आप यहाँ पर 600 न्यूटन आपका भार है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अगर आप यहाँ पर 6000 न्यूटन आपका भार है, तो वहाँ कितना हो जाएगा? 1000। अब जस्ट इसका उल्टा समझिए, अगर चंद्रमा पर है 1 न्यूटन, तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन, 6 गुना हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर है आप 2 न्यूटन, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12। अगर आप चंद्रमा पर हैं 5 न्यूटन, तो यहाँ पर कितना न्यूटन हो जाएगा? 30 न्यूटन। यानी कि चंद्रमा पर अगर आपको भार दे दे, तो पृथ्वी का भार निकालने के लिए 6 से गुना करेंगे, और अगर पृथ्वी का भार दे दे और आपको चंद्रमा पर भार निकालने के लिए बोले, तो 6 से क्या करना है? बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।